हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल गाइस आप सब लोगों का। आई होप यू आर ऑल डूइंग वंडरफुली वेल। गाइस, इस वीडियो में आप लोगों के साथ में बात करने जा रहा हूं हमारे पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉज के रिवीजन टेस्ट पेपर के बारे में। रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर जनवरी 2025 अटेम्प्ट। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि हर अटेम्प्ट से पहले इंस्टीट्यूट बेटा हर पेपर का एक आरटीपी इशू करता है और वो कुछ एमटीपीज मॉक टेस्ट पेपर्स या मॉडल टेस्ट पेपर कह लीजिए उनको कंडक्ट कराता है। तो वो तो जो स्टूडेंट्स दे के आते हैं वहां पर चेक हो जाता है, प्लस साथ साथ उसके वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। आरटीपीज वो आपको वेबसाइट पर ही अवेलेबल कराता है। तो ये दो मॉक टेस्ट पेपर और ये जो आपके आरटीपी है ये मैं आपके पास इन डिटेल लॉ का इस चैनल के ऊपर कवर करने वाला हूँ। बाकी सब्जेक्ट के भी चैनल के ऊपर आपको विद पासिंग टाइम में मिल जाएंगे, तो इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। आरटीपी की हम बात करें तो हम आरटीपी कवर कैसे करने वाले हैं बेटा। आरटीपी के लिए पहले मैं आप लोगों के साथ जो अपना कंटेंट है, ये जो अपने चार्ट्स हैं, अपना क्वेश्चन बैंक है, वो दोनों इस्तेमाल करने वाला हूं। ये जो चार्ट्स हैं ये पूरी तरह कलर्ड चार्ट्स हैं। टोटल 83 चार्ट्स हैं। आप पहली बार चैनल के ऊपर आ रहे हैं, आपने आज तक ये चार्ट्स डाउनलोड नहीं किए हैं, तो ये हमारे ऐप के ऊपर सीए नॉलेज पोर्टल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन बैंक है, अगेन क्वेश्चन बैंक अराउंड 265 पेजेस का क्वेश्चन बैंक है। काफी इन डेप्थ क्वेश्चन बैंक है। सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर है। दोनों चीजें साथ साथ कराने का पर्पस ये है कि इस आरटीपी से आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में थे और जो लैंग्वेज हम चार्ट में से याद कर रहे हैं उस लैंग्वेज से कम लैंग्वेज ही हमारे सजेस्टेड आंसर्स में आ रही है। तो कई बच्चों को हमेशा ये डाउट रहता है कि मैं सिर्फ चार्ट पढ़ रहा हूं कि क्या ये भाषा सफिशिएंट है। इसलिए मैं साथ साथ चार्ट्स में से आपको हर क्वेश्चन दिखाता चला जाऊंगा कि जो हम सजेस्टेड आंसर देख रहे हैं इंस्टीट्यूट का, उतनी ही भाषा, उससे ज्यादा भाषा मैंने आपको, उससे ज्यादा लैंग्वेज, उससे ज्यादा कंटेंट मैंने आपको चार्ट्स के अंदर दिया हुआ है। इससे पहले मैं आपके साथ आरटीपी स्टार्ट करूं, बट हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है सीए फाउंडेशन की जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए। इसके ऑलरेडी वैसे तो 2 या 3 टेस्ट हो चुके हैं क्योंकि एक 3 दिसंबर से शुरू हो गई थी, बट आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं और लास्ट में इसका फुल सिलेबस हर सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, कोई भी स्टूडेंट से ज्वाइन कर सकता है। प्रॉपर चेक होकर आपको आपकी शीट वापस मिलती है, लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर शीट वापस मिल जाती है और आप उसके बाद अपने टीचर्स वगैरह से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डिटेल दे देंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं कि अगर आपको टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो कहां कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है जी। कमिंग टू रिवीजन टेस्ट पेपर, अगर आप रिवीजन टेस्ट पेपर की बात करें फॉर जनवरी 25, तो टोटल इसके अंदर 24 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 24 क्वेश्चंस, ऑब्वियसली पूरे 7 जो टॉपिक्स हैं उनको इन डिटेल कवर किया गया है। सब में से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन किसी में से कम, किसी में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो एक ही क्वेश्चन है उसका। देन इंडियन काउंटर एक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज आती है, तो 7 क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अंदर से। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 6 क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एक्ट के 4 क्वेश्चन है, लिमिटेड लाइबिलिटी का एक ही पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसका एक ही क्वेश्चन है। देन कंपनी एक्ट के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो टोटल 24 क्वेश्चंस का ये बनाया हुआ है। अगर इसका हम बात करें प्रोपोर्शनेटली, क्वेश्चंस कोई नए क्वेश्चंस नहीं है, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आप लोगों को ऑलरेडी कह लीजिए पास्ट में आए हुए हैं। एक आधा क्वेश्चन इसके अंदर नए हैं। तो आइए डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चन 1 की, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मैंने आपको बताया था निहायती आसान क्वेश्चन आता है हमेशा हमेशा। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, किसी तरह का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की इसमें खास उम्मीद रहती नहीं है। तो उस तरह का क्वेश्चन है ना आरटीपी के अंदर भी डाला हुआ है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडियन जुडिशरी। जिस तरह से मर्जी पूछे बेटा, जो बुक के अंदर कंटेंट दिया हुआ है आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, वो कंटेंट आपको थ्योरी के रूप में अवेलेबल कराना होता है। तो अगर आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे इसका, तो इसका सजेस्टेड आंसर इसके नीचे ही दिया हुआ होता है। मैंने अलग से खोल लिया ताकि मैं साथ साथ इनको पढ़ सकूं। तो सजेस्टेड आंसर अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये एज इट इज वही लैंग्वेज है जो इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है। यही लैंग्वेज बेटा आपको मैंने आपका जो चार्ट्स हैं अपने चार्ट्स के अंदर अवेलेबल करा दी है। तो अगर आप चार्ट्स में आएंगे तो देखेंगे तो पहला चार्ट जो अवेलेबल किया गया है ना मैंने तरफ से, उस पहले चार्ट में ही इसके अंदर इसके बारे में बताया गया है। पहले चार्ट में नहीं है इनफैक्ट इसके, हाँ एक मिनट, कहाँ गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाला मेरा क्वेश्चन। चार्ट 1, चार्ट 2, आप आ जाइए चार्ट नंबर 3 के ऊपर। यस, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। वहां अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। उस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या कह लीजिए लोअर कोर्ट्स आपके एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये आपको जो इंस्टीट्यूट का आंसर आया हुआ है उन्होंने इनफैक्ट पैरा में दिया। अगर आप मेरी बुक में या चार्ट्स में देखेंगे तो मैंने जान पूछ के इनके पॉइंट्स बना दिए। तो इस तरह से आप ये वाला कंटेंट जो है ये अवेलेबल करा सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, इट इज अपेक्स कोर्ट ऑफ द जुडिशरी, हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश किया गया था। चीफ जस्टिस की हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं। जब ये पहली बार बना था तो 7 जजेस और एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे। आज ये नंबर बढ़कर 34 पे चला गया है, जिनके अंदर अगेन एक चीफ जस्टिस है। कोई भी इंडिविजुअल है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है रिट पिटिशन डाल के। जब
आर्टिकल 32 में जब उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा होता है, और क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट है तो पूरे के पूरे इंडिया में जितने हाई कोर्ट्स हैं उनके ऊपर की जजमेंट बाइंडिंग रहती है। सिमिलरली अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट हमने कहा जी हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होता है, आर्टिकल 214 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेटअप किया जाता है। टोटल इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट्स हैं, कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो आपस में शेयर करते हैं। जिस तरह से आर्टिकल 32 में आप वहां पर डायरेक्ट जा सकते थे कोर्ट में, यहां पर भी हाई कोर्ट जाया जा सकता है 226 में डायरेक्टली अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। और इस तरह से हाई कोर्ट की जजमेंट भी अपने ही स्टेट के अंदर, अपने ही यूनियन टेरिटरी में जो भी सारे लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बाइंडिंग रहती है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर में देखेंगे बेटा बिल्कुल सेम बात ही लिखी हुई है, बस यही पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। आप चाहें तो इनको पॉइंट फॉर्म में दे सकते हैं। लैंग्वेज स्टडी मटेरियल की चलती है, तो मेरे चार्ट में जो आपको लैंग्वेज मिल रही है वो स्टडी मटेरियल वाली लैंग्वेज ही पूरी की पूरी मैंने बस सिर्फ चार्ट फॉर्म में उसको लगा दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन है। अराउंड 6 मार्क्स तक का पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से आएगा। जो मैंने आपको अपना 40 डे का रिवीजन प्लान दिया था उसमें इनफैक्ट हमने सबसे पहले जो टेस्ट लिया है वो भी इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का लिया। और कई बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क छोड़ जाएं। बेटा बेवकूफी वाली बात ही है, छोड़ जाएं। 3-3.5 घंटे अगर आप एक दिन लगा देना इसके ऊपर बैठ के, एक दिन भी लगा दे, अपना एक स्लॉट भी 3 घंटे का इसके ऊपर लगा दें, ये आसानी से तैयार हो जाता है। टोटल इसके अंदर 5 क्वेश्चंस हैं, 3 चार्ट्स में समराइज्ड है। मैंने मैराथन के अंदर 3 घंटे के अंदर अवेलेबल करा, 3 आधे घंटे के अंदर अवेलेबल करा रखा है। आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं, कोई इतना इश्यू वाला काम नहीं है। एक क्वेश्चन आना ही आना है पेपर के अंदर, ठीक है जी। आइए इसके बाद बेटा बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपके आरटीपी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर सोहन अ वेल्दी इंडिविजुअल प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ ₹80,000 टू मिस्टर मुकेश ऑन 26th of February 2023। द बोरोवर मिस्टर मुकेश आज फॉर फर्दर लोन ऑफ 1.5 लाख रुपए। तो आपने 26 फरवरी को मिस्टर सोहन ने मिस्टर मुकेश को 80,000 रुपीज का लोन अवेलेबल कराया, और इन्हीं मिस्टर मुकेश ने बाद में 1.5 लाख रुपए का लोन और डिमांड किया है। मिस्टर सोहन ने ये भी प्रोवाइड करवाया है डिफरेंट डेट्स के ऊपर। 1 लाख रुपए 28 फरवरी को प्रोवाइड कराए गए हैं, और बाकी 50,000 रुपीज 3 मार्च को प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको क्वेश्चन से आइडिया आ गया बेटा, एक ही डेटर है, एक ही क्रेडिटर है, मल्टीपल डेट्स उनके अंदर अलग अलग डेट्स पे डाले जा रहे हैं। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का क्वेश्चन बनने वाला है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में कवर किया था। 59 से लेके 61 सेक्शन का कंसेप्ट है। क्वेश्चन देखें आगे, 10 मार्च 2023 को मिस्टर मुकेश ने जो टोटल डेट है 1.5 लाख एक लिया था, 80,000 एक लिया था, 2,30,000 इसको पे करने के लिए सिर्फ 75,000 रुपए दिए तो मिस्टर रोहन एंड इंसिस्टेड कि इसमें से 50,000 रुपए जो है ये जो आखिरी में लोन लिया है इसमें से एडजस्ट कर लिए जाए, और बाकी जो है वो जो पहला दिन लोन लिया गया था 26 फरवरी को 80,000 रुपए उसमें से कर लिए जाए। तो अगर आप देखें तो 3 लोन है, 80,000 का एक लोन है, देन 1 लाख का एक लोन है, एंड लास्ट हम बात करें तो 50,000 का लोन है। और अब ये 75,000 देके कह रहे हैं कि 50,000 इसमें और 30,000 बाकी बचे हुए 25,000 इस 80,000 वाले में एडजस्ट कर लें। मिस्टर शोन ऑब्जेक्टिव टू दिस अरेंजमेंट, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि आप अपने आप कैसे बता रहे हैं, एंड आस्क द बोरोवर टू एडजस्ट इन द ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ बोरोवल फंड। उनका ये कहना है कि सबसे पहले 80,000 वाले यूज कर लीजिए, उसके बाद 1 लाख और उसके बाद 50,000 वाले, तो वो सीक्वेंस में जाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, नाउ यू डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर मुकेश इज करेक्ट or otherwise as per the provisions of Indian Contract Act. What would be an answer in case the borrower does not insist on such order of adjustment or repayment? तो 2 क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर। क्या नंबर 1 मिस्टर मुकेश जो कह रहे हैं वो बात सही है, माननी पड़ेगी, और नंबर 2 अगर वो नहीं बताते तो उस केस में क्या होगा? तो बेटा ये सीधा सीधा क्वेश्चन मैंने आपको बताया 59 से लेके 61 का क्वेश्चन है। 59 से 61 अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं चार्ट्स में आ जाऊं, हमारे 59 से 61 आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक में मिलेगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप आएंगे तो आप आखिरी में आएंगे तो बेटा चार्ट नंबर मेरी जो है 1.14 एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट है। पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट लगता कब है, जब एक डेटर कई सारे अलग अलग डेट अलग अलग टाइम पर लेता है एक ही क्रेडिटर से। तो क्वेश्चन ये राइज करता है कि जब वो एक इनसफिशिएंट अमाउंट यानी कि टोटल डेट से कम अमाउंट पे कर देता है तो उसको बाकी डेट्स में बांटना कैसे, उसके लिए 59 से 61 का कंसेप्ट लगता है। 59 कहता है जी सबसे पहले डेटर की चलती है, डेटर एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन दे या इंप्लाइड इंस्ट्रक्शन दे उसे कंप्लाई करिए। अगर डेटर कुछ नहीं बताता तो क्रेडिटर अपने हिसाब से कर सकता है। अगर डेटर और क्रेडिटर दोनों कुछ नहीं बताते हैं तो कोर्ट इन ऑर्डर ऑफ टाइम एडजस्ट करा देता है। दिस इज 59, 60, 61। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ भी क्वेश्चन यही है, और आपके इंस्टीट्यूट की जो सजेस्टेड भाषा आई है वो भी बिल्कुल सेम लैंग्वेज उन्होंने अवेलेबल कराई हुई है। क्वेश्चन 2 एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स
In case of where a debtor owes several debts to the same creditor and makes a payment which is not sufficient to discharge all debts, the payment shall be appropriated and is adjusted against that as per the provisions of 59 to 61. 59 to 61 के हिसाब से किए जा सकते हैं। पहले 59 एक्सप्लेन किया हुआ है। 59 कहता है जी डेटर के हिसाब से कर लीजिए। तुम्हारे क्वेश्चन में मुकेश ने बोला है जैसे करने के लिए, वो बिल्कुल करेक्ट है, आपको मानना पड़ेगा। फिर सेकंड पार्ट अगर मुकेश नहीं बताता है तो आप 60 वाली बात बता देंगे। हेंस इन केस मिस्टर मुकेश फेल्स टू स्पेसिफाई द मैनर ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ डेट और ऑन पार्ट पेमेंट, मिस्टर सोहन द क्रेडिटर कैन एप्रोप्रिएट द पेमेंट एज पर हिज चॉइस। तो आप 59 और 60 दोनों बताएंगे। और लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बेटा इसके अंदर तीसरा जो पार्ट पूछा है वो क्या पूछा हुआ है, What would be the mode of adjustment or appropriation of such part in case neither Sohan or Mukesh insist on order of payment? तो ये 61 हो गया, जहां डेटर और डेट क्रेडिटर दोनों कुछ नहीं बताते हैं तो कोर्ट अपने हिसाब से इन ऑर्डर ऑफ टाइम इसको अप्रोप्रिएट करा लेते हैं। तो एज पर 61 where neither party makes any appropriation, the payment shall be implied in discharge of debts in order of time, whether they are or not barred by the Limitation Act. If the debts are of equal standing, payment shall be applied in each proportionately. तो 59 आपका पूरा कहता है जी डेटर के हिसाब से चलिए, 60 कहता है डेटर कुछ नहीं बताता तो क्रेडिटर अपने हिसाब से कर ले, और उसके बाद 59 और 60 दोनों नहीं लग पा रहे, अगर डेटर और क्रेडिटर दोनों ने कहीं एप्रोप्रिएशन की बात नहीं करी तो 61 कहता है जी कोर्ट जो है इन ऑर्डर ऑफ टाइम और अगर इक्वल स्टैंडिंग के हैं तो प्रोपोर्शनेटली उन्हें सेट ऑफ करा देगा। तो ये लैंग्वेज पूरी की पूरी अगर आप कोशिश करेंगे तो बेटा ये चार्ट वाली लैंग्वेज है, ये चार्ट वाली लैंग्वेज भी आप याद कर लेंगे तो आसानी से 6 मार्क्स की केस स्टडी आपकी हैंडल हो जाएगी। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आइए। Rama directs Shyam to sell laptops for him and agrees to give Shyam 11% commission on the sale price fixed by Rama for each laptop। तो बेटा एजेंसी का क्वेश्चन है, रामा ने डायरेक्ट किया है शाम को टू सेल लैपटॉप्स और 11% कमीशन देंगे वो सेल प्राइस के ऊपर। As the government of India put instructions on import on laptops, Rama thought that the prices of laptops might go up in the near future and he revokes Shyam's authority for further sale। और रामा को ऐसा लगा कि क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो शायद अभी बेचना ठीक नहीं है, आने वाले टाइम में क्योंकि लैपटॉप कम हो जाएंगे या रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो शायद प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने शाम की जो अथॉरिटी थी लैपटॉप्स बेचने की वो रिवोक कर दी। Shyam's authority for further sale. Shyam, before receiving the letter, at his end sold 5 laptops at a price fixed by Rama। इससे पहले बेटा आप अथॉरिटी रिवोक कर पाते हैं, श्यामा ने ऑलरेडी 5 लैपटॉप बेच दिए हैं। श्यामा asked for a 11% commission on sale of 5 laptops for rupees 1 lakh each, explain under the provisions of Indian Contract Act whether sale of laptop after revoking Shyam's authority is binding on Rama and whether Shyam will be able to recover commission from Rama, if yes what will be the amount of commission। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, रिवोकेशन ऑफ एजेंसी के ऊपर है और रिवोकेशन एजेंसी मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर याद कराया था 208, जो ये कहता था जी रिवोकेशन ऑफ एजेंसी इफेक्टिव कब होती है। रिवोकेशन ऑफ एजेंसी 2 लेवल पर 2 जगहों पर इफेक्टिव होती है। एक एजेंट के अगेंस्ट रिवोकेशन ऑफ एजेंसी तब इफेक्टिव होती है जब आप एजेंट को बता देते हैं, यानी कि जब एजेंट तक आपका रिवोकेशन पहुंच जाता है। लेकिन थर्ड पार्टीज के लिए वो व्यक्ति तभी भी तब तक एजेंट बना रहता है जब तक थर्ड पार्टी को पता नहीं चल जाता कि आपने एजेंसी रिवोक कर दी है। तो ये उस पॉइंट पे क्वेश्चन है कि आपने एजेंट को तो बता दिया कि एजेंसी रिवोक हो गई है, उससे पहले वो बेच बैठा था। पहली बात तो एजेंसी आप उन चीजों के लिए रिवोक ही नहीं कर सकते जो वो कर चुका। दूसरी बात क्योंकि थर्ड पार्टी को भी नहीं पता था, आपने सिर्फ उसको बताया तो वो 5 जो लैपटॉप बेचे हैं वो आपके ऊपर बाइंडिंग हो गए, उसकी कमीशन आपको देनी पड़ेगी। तो 208 का कंसेप्ट है। 208 भी अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से 208 मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चार्ट्स के अंदर आ जाइए, अगर आप चार्ट्स में आएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया एजेंसी का क्वेश्चन। तो एजेंसी के चार्ट्स में आएंगे, ये रहा 1.29 जो चार्ट्स है, व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी टेक्स इफेक्ट्स। तो ये आपकी लैंग्वेज है एज इट इज जो बुक में दी हुई है। एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट बिकम्स नोन टू द एजेंट एंड सो फार एज द थर्ड पार्टीज आर कंसर्न्ड टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी टेक्स इफेक्ट व्हेन इट इज मेड नोन टू देम। Although after receiving the letter of revocation, agent's authority ends, he can still bind the principal towards third parties if the third parties do not know of the fact of the termination of agency। तो अगर आप देखेंगे बेटा सजेस्टेड आंसर में बिल्कुल सेम भाषा मिलेगी। When termination of agent's agency takes effect, the termination of agent's authority does not so far as regards take effect before it is known to him and so far as regard to third party before it is known to them। तो दोनों को जब पता चलता है तब होता है। तो इस केस में हमने कहा जी क्योंकि एजेंसी रिवोक होने से पहले ही, रिवोकेशन होने से पहले ही वो बेच बैठा था तो 5 लैपटॉप की जो सेल है ये तो वैलिड है। द रिवोकेशन ऑफ Shyam's authority becomes effective only when it is communicated to and is received by Shyam, but since Shyam had not received the revocation letter at the time of selling the laptops, his authority to sell on the behalf of Ram was still valid, hence the sale of laptops conducted by Shyam is binding on Ram।
श्याम इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन फ्रॉम द सेल्स मेड बाय हिम, तो जिसने 5 लैपटॉप बेचे हैं उसके लिए वो कमीशन ले सकता है, और 5 लैपटॉप के लिए कमीशन का है। श्याम सोल्ड 5 लैपटॉप्स एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय राम एट द रेट ऑफ 1 लाख ईच, तो टोटल 5 लाख का बेटा सेल कर दिया है, 11% के हिसाब से 55,000 रुपए, 54,000 रुपीज उसकी कमीशन बनती है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट आना चाहिए पेपर के अंदर, 208 अगर आपको आता था तो आसानी से आंसर अटेम्प्ट हो जाता। ठीक है जी। चौथा क्वेश्चन देखिए, रोहन फाउंड अ वॉलेट इन द रेस्टोरेंट। वैसे जैसे ही फाउंड वाली बात आती है अक्सर फाइंडर ऑफ गुड्स का क्वेश्चन होता है। रोहन फाउंड अ वॉलेट इन द रेस्टोरेंट, ही इंक्वायर्ड ऑल द कस्टमर प्रेजेंट देयर बट द ट्रू ओनर कुड नॉट बी फाउंड, ही handed over the same to the manager of the restaurant to keep the wallet till the true owner is found. After a week, Rohan went back to the restaurant to inquire about the wallet. The manager refused to return it to Rohan, saying it did not belong to him. In the light of Indian contract act, can Rohan recover wallet from manager? निहायत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। जो आप फाइंडर ऑफ गुड्स हैं उसके राइट्स में एक आखिरी राइट होता है, राइट टू रिटेन पोसेशन अगेंस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। तो जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता है आप फाइंडर है, आपके पास दुनिया में सबके अगेंस्ट गुड्स को अपने पास रखने का अधिकार है, सिर्फ ट्रू ओनर के आगे ये अधिकार हार जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, ट्रू ओनर के अलावा कोई भी व्यक्ति आपसे आकर आपके गुड्स नहीं छीन सकता, वो फाइंडर वाले गुड्स आपसे लेके नहीं जा सकता। तो ये वाला कंसेप्ट है बेटा, दो जगह कवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जब क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं वहां पर भी फाइंडर ऑफ गुड्स की बात आती है, और उसके बाद जब बेलमेंट वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं तो बेलमेंट में भी फाइंडर ऑफ गुड्स का पूरा टॉपिक कवर किया गया। जब बेलमेंट्स के ड्यूटीज के बारे में बात करें तो 169 के अंदर 169 के अंदर वो बताया गया, तो आप 71 वाली लैंग्वेज बता देंगे कि person who finds the goods belonging to another and takes them into his custody is subject to same responsibility as that of a bailey। उसके बाद आप बताएंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। मेन वो राइट बता दीजिए कि हाँ ही कैन टेक पोसेशन अगेंस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, और लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन दिया, इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन द मैनेजर मस्ट रिटर्न द वॉलेट टू रोहन सिंस ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द वॉलेट फाउंड अगेंस्ट एवरीबॉडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। तो वही लैंग्वेज आ गई कि यू कैन रिटेन द गुड्स अगेंस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। तो अगर मैं आपको चार्ट्स में लैंग्वेज दिखाऊं तो अगर आप आएंगे अपने बेलमेंट वाले चैप्टर में, तो बेलमेंट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था एक पूरा टॉपिक हमने कवर किया था फाइंडर ऑफ गुड्स का, ये रहा बेटा पूरा का पूरा टॉपिक फाइंडर ऑफ गुड्स। तो फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है 71, उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं और उसके राइट्स क्या होते हैं। सारे राइट्स बताने की जरूरत नहीं है, ये जो लास्ट वाला राइट है ये काम का है इसके अंदर, राइट टू रिटेन पोसेशन अगेंस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, दैट नो वन एक्सेप्ट द ट्रू ओनर कैन क्लेम पोसेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द फाइंडर, इफ एनीबॉडी डिप्राइव्स हिम ऑफ द पोसेशन ऑफ गुड्स ही कैन फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस ऑफ ट्रेसपास। तो ये भाषा के ऊपर बेसिकली आपका क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है जी, ये हो गया आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर। देन अगला देखेंगे, परिधि, अ माइनर फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हर एज enters into an agreement with an authorized laptop dealer Mr. Mittal, owner of MP Laptops, for purchase of laptops on credit amounting to 60,000 रुपए on 1 अगस्त 2022। तो परिधि बेटा एक माइनर है, फॉल्सली अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट कर रही है और एक लैपटॉप खरीद के आ रही है एमपी लैपटॉप्स वाले से 60,000 रुपए के क्रेडिट के ऊपर। ये लिया गया है 1 अगस्त 2022 को। देन अगर आप नेक्स्ट बात करें, since she promised to pay back the outstanding amount with an interest of 16% per annum by 31st of July 2013, और वो कह रही हैं कि 16% इंटरेस्ट का पैसा वापस कर देंगी। She told him that in case she won't be able to pay the outstanding amount, her father Mr. Ram will pay back on her behalf। और वो साथ में ये भी कह के जा रही हैं कि अगर मैं नहीं पे कर पाऊंगी तो जो मेरे फादर है वो आके इसको पे कर जाएंगे। After 1 year, when Paridhi was asked to pay the outstanding amount with interest, she refused to pay the amount and told the owner that she is a minor and now he cannot recover a single penny from her. She will be major on 1st of January 2025 and only after that the agreement can be ratified. Explain by which of the following ways Mr. Mittal will be entitled या will be succeed in recovering the outstanding amount with reference to Indian contract। तो कहानी क्या है बेटा, झूठ बोल के लैपटॉप ले लिया है, पे करने का प्रॉमिस भी किया, लेकिन जब पैसा देने का टाइम आया तो उन्होंने बोल दिया कि मैं माइनर हूं, मैं इससे पैसा रिकवर नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट उन्होंने इसमें टच किया है कि उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं पे कर पाऊंगी तो मेरे फादर पे कर देंगे। तीसरी बात वो टच कर रहे हैं कि अगर ये मेजर हो जाती है क्या उसके बाद इनसे लिए जा सकते। तो 3 पॉइंट पे क्वेश्चन है माइनर का। माइनर के अगर आपको याद होंगे तो मैंने 12 पॉइंट लिखवाए थे आपको माइनर के, कि 12 पॉइंट से 3 पॉइंट कवर है। एक तो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एब इनिशियो होता है, तो इस केस में वर्ड एब इनिशियो होगा, हाँ वो फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं कि क्या लैपटॉप वगैरह वापस लिया जा सकता है। तो अगर हाँ तो स्पेसिफिकली फैक्ट आप बताते हैं कि लैपटॉप उसके हाथ में ट्रेसेबल है तो वापस लिया जा सकता है, लेकिन पूछा नहीं है, सिर्फ इतना पूछा है बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट परिधि
अ माइनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको बताना है कि क्या उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर कर उससे पैसा रिकवर किया जा सकता है। द आंसर इज नो। स्पेसिफिकली फैक्ट बताने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं है उन्होंने। नंबर 2, बाय फाइलिंग ए सूट अगेंस्ट मिस्टर राम फादर, फादर के अगेंस्ट सूट फाइल हो सकता है। बेटा गार्डियन की लायबिलिटी हमने कवर की थी कि गार्डियन जनरली माइनर के लिए जिम्मेवार नहीं होते जब तक जो आपके माइनर हैं वो गार्डियन के एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहे होते। तो यहाँ तो कोई ऐसा कंसेप्ट दिखा नहीं कि एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो फादर से भी रिकवर नहीं किया जा सकता। और क्या ऑन retaining majority, क्या वो इसको रेटिफाई कर सकती हैं बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट परेडी अ माइनर फॉर रिकवरिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर शी अटेन्स मेजॉरिटी। तो क्या एक माइनर के दौरान, माइनॉरिटी के दौरान किए गए काम के लिए तो क्योंकि आप तब एनफोर्स नहीं करा पाते कि आप उसके मेजर होने पर वो पैसा उससे रिकवर कर सकते हैं। 3 बातें पूछिए, तीनों के लिए बेटा पहले आप लॉ बताएंगे और उसके बाद आप ये चीज का कंक्लूजन देंगे। तो पहले हमने कहा लिखा जी कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज वर्ड एब इनिशियो, माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट माइनर के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कराए जा सकते। तो पहला प्रिंसिपल तो हमने यही फॉलो किया कि क्योंकि माइनर के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कराया जा सकते, आप माइनर से लैपटॉप के पैसे नहीं ले पाएंगे। दूसरा, एक माइनर अपने पेरेंट और गार्डियन को बाइंड नहीं कर सकता जब तक पेरेंट और गार्डियन के एजेंट के रूप में काम ना कर रहा हो। तो इस केस में क्योंकि कोई एजेंसी वाली बात नहीं दिख रही तो उसके फादर भी इसके लिए बाउंड नहीं होंगे। इन द इंस्टेंट केस मिस्टर मित्तल विल नॉट सक्सीड इन रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम द फादर ऑफ परिधि। देन तीसरी बात, नो रेटिफिकेशन, कि माइनर जब बड़ा भी हो जाता है मेजर भी हो जाता है उस केस में भी उसके माइनॉरिटी के दौरान किए गए कामों को अगर वो सब्सिक्वेंटली एक्सेप्ट भी करना चाहे, रेटिफाई भी करना चाहे, तो भी रेटिफिकेशन करने के बाद वो लायबल नहीं माना जा सकता। A minor cannot ratify the agreement on any majority as the original agreement is word definition. Word agreement can never be ratified. And hence, in this case also, Mr. Mittal will not succeed in recovering the outstanding amount by filing a case against Paridhi. ठीक है जी बेटा, ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। छठा क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, स्टेट फॉरवर्ड, 2 नंबर तक का। यस, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं जहां उन्होंने देखें क्या क्या कवर किया है। स्टेट विद रीजंस वेयर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड और वॉइड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो 3 पार्ट दिए और आपसे पूछ रहे हैं क्या ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड है या वॉइड है। नंबर दे, वेयर 2 कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई अ सूट, an agreement between the parties that the suit should be filed in one of those courts alone and not in other। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो बेटा ये सेक्शन 28 का क्वेश्चन है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। 28 क्या कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट जिससे किसी भी व्यक्ति को उसकी लीगल प्रोसीडिंग यानी कि एग्रीमेंट से अराइज होने वाले जो सूट फाइल करने का अधिकार है उसको फाइल करने से एब्सोल्युटली रोका गया। बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड था, एब्सोल्युटली रोका गया है। तो एब्सोल्युटली के लिए नीचे मैंने आपको कुछ एक्सेप्शंस लिखवाए थे कि कब कब एब्सोल्युटली नहीं रोका जाता। उसमें एक एक्सेप्शन ही होती थी कि नंबर 1 तो आप आर्बिट्रेशन में ले जाना चाहते हैं, नंबर 2 एक जैसे जुरिसडिक्शन रखने वाले कोर्ट में से किसी एक कोर्ट का आप चुनाव कर रहे हैं, और नंबर 3 होता था जब आप ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो सही कोर्ट लेकिन अपील में नहीं जाएंगे। तीनों में एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। तो ये वो वाली कहानी है। तो इसमें आप 28 पहले बताएंगे कि हाँ वैसे तो रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग में वर्ड होता है बट ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं है। यहां पर अगर 2 कोर्ट केस लड़ सकते थे, 2 कोर्ट केस सुन सकते थे, जो मैंने आपको बुक पब्लिशिंग वाला एग्जांपल दिया था कि आप दिल्ली में बैठ के बुक पब्लिश कर रहे हैं, किसी ने कॉपीराइट का केस निकाला है तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, तो आप एग्रीमेंट करते समय ये बात लिख सकते थे कि जितने भी सूट होंगे वो दिल्ली के कोर्ट में ही फाइल होंगे। तो बेसिकली आप तमिलनाडु और दिल्ली के कोर्ट जो दोनों केस सुन सकते थे, दोनों में से किसी एक का चुनाव कर रहे हैं, तो ये 28 का वायलेशन नहीं होता, ये किया जा सकता है। तो ये एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट है। तो अगर आपकी लैंग्वेज देखेंगे the given agreement is valid. An agreement in restraint of legal proceedings is one by which one party thereto is restricted, but देखिए absolutely from enforcing its rights against the contract through a court, or a contract of this nature is void. However, in the given statement, no absolute restriction is marked on parties for filing a suit. As per the agreement, the suit may be filed in one of the courts having jurisdiction. तो ये वैलिड है क्योंकि इसके अंदर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। दूसरा देखें, तो X offers to sell his Maruti car to Y. Y believes that the car is a WagonR car but agrees to it. हमने कहा जी मारुति कार की बात हो रही थी और Y सामने से उसको WagonR कार मान रहा था, है तो बेटा मैग्नरी मारुति की, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की सेंस समझें तो ये बाने की बात कर रहे हैं कि X और Y दोनों अलग अलग गाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे। X शायद किसी और मारुति गाड़ी की बात कर रहा था और Y उसे WagonR गाड़ी समझकर खरीदने की बात कर रहा था। तो वो वाली केसेस है बेटा जहां पर एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं होता, कंसेंट की कमी होती है। ये ऐसी बात आपके सेक्शन 20 में भी आती है जहां ये म्यूचुअल मिस्टेक है अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में या उसकी आइडेंटिटी के बारे में एक मिस्टेक है,
क्लैरिटी नहीं है कि ए कौन सी गाड़ी बेच रहा है और बी कौन सी खरीद रहा है, दोनों क्रॉस पर्पस पे हैं, दोनों अलग अलग बात सोच के एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं, ऐसे एग्रीमेंट वॉइड मान लिए जाते हैं। तो हमने कहा जी सेड एग्रीमेंट इज वॉइड, this subject the agreement is void as the two parties are thinking about different subject matters, so there is no real consent, वो consensus at idem नहीं आया, and the agreement may be treated as void because it is a mistake of fact as well as an absence of consensus। मैंने कहा था दोनों पॉइंट टच किए जा सकते हैं, तो दोनों टच कर दिए इन्होंने, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी बता सकते हैं इसको, और इसको एब्सेंस ऑफ कंसेंसस एट इडम के नाम से भी void बोला जा सकता है। तीसरा देखें, X, a physician and a surgeon, employs Y as an assistant on a salary of 75,000 per month for a term of 2 years, and Y agrees not to practice as surgeon or physician for 2 years। तो ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट है। उसके बाद बटा एक्सेप्शन हुआ करता था कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट में एक एक्सेप्शन हुआ करता था जहां एक एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट के दौरान अपने एम्प्लॉय पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि वो उस एम्प्लॉयमेंट के टेन्योर में कहीं और जॉब नहीं करेगा, कोई और बिजनेस नहीं करेगा, इसको वैलिड माना जाता है, इसको एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जाता है। तो ये वाला केस है कि वैसे तो सर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो होता है, लीगल प्रोफेशन जो होता है, वो वर्ड होता है, बट इट दिस फॉल्स इन एक्सेप्शन जहां पर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई भी और काम करने से रोक रहा है। तो यह स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका वैलिड वाला पार्ट है, वैसे 27 बताएंगे बट एज एन एक्सेप्शन द एग्रीमेंट फॉर सर्विस बाय व्हिच एन एम्प्लॉय बाइंड्स हिमसेल्फ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू compete with his employer is not in restraint of trade। ठीक है जी, आपका हो गया विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 पे आइए। R owns an electronic store. P visited the store to buy a water purifier for 54,000. He specifically requested R for a purifier which is a copper filter purifier. Okay. As P wanted to buy the purifier on credit with an intention of paying in 9 equal installments, R demands a guarantor for the situation for the transaction S, a friend of P। अच्छा, तो बेटा एक P है, ये R के पास सामान खरीदने जा रहे हैं और S जाकर इस P की क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। तो S, a friend of P, came forward and gave guarantee for the payment of water purifier। R sold P a water purifier of specific brand। P made payment of 4 monthly installments and after that became installment। तो बेटा नो इंस्टॉलमेंट देनी थी, P ने केवल कितनी दी, 4 इंस्टॉलमेंट दी, बाकी इंस्टॉलमेंट इसने नहीं दी। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड द लायबिलिटी ऑफ X एज ए गारंटर टू पे द बैलेंस प्राइस ऑफ द वाटर प्यूरिफायर। क्या ये S गारंटर बैलेंस प्यूरिफायर के लिए लायबल होगा? यस, क्योंकि हमें मालूम है कि क्योंकि P ने डिफॉल्ट किया है तो बैलेंस अमाउंट किसे देना पड़ेगा, S को देना पड़ेगा। तो आप गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करेंगे। दूसरा बैलेंस वाली बात के लिए बेटा आप 128 डिफाइन करेंगे। 128 ये कहता था कि जब एक श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है ये को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल होती है। श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल होती है। को एक्सटेंसिव हमने मतलब क्या देखा था कि सर जितनी प्रिंसिपल की लायबिलिटी होती है ना उतनी लायबिलिटी ही किसकी होती है, श्योरिटी की होती है। तो इस केस में क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल है बेटा वो 4 किश्तें दे बैठा है, 4 इंस्टॉलमेंट्स दे बैठा है 9 में से, तो बाकी बची हुई जो 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो केवल किसको देनी पड़ेंगी, S को देनी पड़ेंगी। तो ये वाली बात है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर, what will be your answer if R sold the water purifier misrepresenting it as a copper filter while it was a normal filter? Neither P nor S was aware of the fact, and upon discovering the truth P refused to pay the price. In response to P's refusal, R filed a suit against S, the guarantor। Explain with reference to Indian Contract Act whether S is liable to pay the balance amount। तो दूसरी बात वो क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि कॉपर फिल्टर की बात हुई थी, ये बताइए कि आर अगर कॉपर फिल्टर बोलकर यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन कर एक नॉर्मल फिल्टर दे देता है और पी और एस दोनों को इस बारे में पता नहीं होता, बाद में जब पी को पता चलता है तो वो पैसे देने से मना कर देता है, क्या ऐसे केस में आर ये पैसा एस से मांग सकता है? बेटा यहां भी अगर हम बात करें तो ये 142 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है जहां पर गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है अगर गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है, अगर गारंटी बाय कीपिंग साइलेंस टू मटेरियल फैक्ट्स ली गई है। 142 मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, 142 कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल फैक्ट्स की बात करता है। तो अब दोनों बातें बता देंगे, वैसे प्रिसाइसली 142 का क्वेश्चन है तो 142 और 143 बताकर हम कहेंगे नहीं जी इस केस में भी आपका जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज आपका जो क्रेडिटर है उसने मिस रिप्रेजेंटेशन कर ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया है। तो पहला केस 128 का है जिसमें 126 हम गारंटी एक्सप्लेन कर देंगे साथ में, और दूसरा 142 142 का केस है। देखें बेटा कंसेप्ट, 126 गारंटी एक्सप्लेन करिए। इन दिस केस एस ने गारंटी दी है। 128 बताइए लायबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है, बैलेंस अमाउंट जो 6 किस्तों का है यानी कि 5000 की अगर हम हर किस्त माने 54,000 का था 9 किस्तों में, तो 6000 की एक किस्त हो जाएगी। तो 6000 की आपने 4 किस्तें दे दी तो बाकी बचे हुए जो 5 किस्तें हैं 30,000 रुपए आपका जो गारंटी है उसको पे करनी पड़ेगी। दूसरी सिचुएशन,
R sold the water purifier misrepresenting as having a copper filter where actually a normal filter था. This changes the situation significantly. इस केस में 142 बताइए, 143 बताइए और लास्ट में क्या करिए. Here R represented the filter type and both P and S were unaware of the fact. The creditor has obtained the guarantee by remaining silent as to material circumstances. Therefore, the guarantee obtained from S will be considered as invalid. S cannot be held liable to pay the balance price to the of the water purifier. तो ऐसे केस में जब उनको पता चला कि कॉपर नहीं है, तो क्योंकि आर की लायबिलिटी आपके पी की लायबिलिटी खत्म होगी, तो ऑब्वियसली जो उसकी गारंटी दे रहा है एस की लायबिलिटी उसकी भी खत्म हो जाएगी और 142 के हिसाब से एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. ठीक है जी बेटा, कंसेप्ट हो गया आपका गारंटी वाले क्वेश्चन का. और आखिरी क्वेश्चन देखें, थ्योरी क्वेश्चन है, ज्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे इसके ऊपर. व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच नीड टू बी फुलफिल्ड टू मेक द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वैलिड विदाउट कंसीडरेशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बेटा एक्सेप्शंस थी, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी दो एक्सेप्शन आपसे पूछी हुई हैं. एग्रीमेंट मेड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड प्रॉमिस टू पे टाइम बार्डेड. अच्छा खासा कंटेंट बेटा इसका चार्ट के अंदर अवेलेबल है. तो अब वो दो एक्सेप्शन जो है 25 सबसेक्शन 1 की और 25 सबसेक्शन 2 की, दोनों के दोनों एक्सप्लेन करेंगे कि टाइम बार डेट के लिए और आपका एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले केस के लिए क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी होती है. बेटा नोट्स में मैंने बहुत डिटेल में कंडीशन आपको लिखवाई भी हुई है. तो एग्रीमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बेटा चार बातें होती हैं. राइटिंग में एग्रीमेंट होना चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होना चाहिए एंड पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन में होना चाहिए. और एग्रीमेंट टू कंपनसेट, अपना एग्रीमेंट फॉर टाइम बार डेट के लिए अगर बात करें तो हमने कहा जी टाइम बार डेट के लिए भी यही होता है कि एक डेट था जो टाइम बार हो गया, जो पर्सन को लायबल था पे करने के लिए, वो बाद में आकर एक प्रॉमिस कर रहा है राइटिंग के अंदर कि वो डेट को पे करेगा. तो ऐसे केस में भले ही कोई कंसिडरेशन नहीं है, ये जो प्रॉमिस है ये क्या मान लिया जाता है, ये वैलिड प्रॉमिस मान लिया जाता है. तो 125 सबसेक्शन 1 और 125 सबसेक्शन 3 दो सबसेक्शंस का आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ है. अगर आप कंटेंट देखेंगे बेटा बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, क्योंकि 3-3 नंबर का ही है पेपर के अंदर मैक्सिमम, उस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है जी, ये थ्योरी क्वेश्चन हो गया, ज्यादा समझाने वाला कुछ था नहीं. विद दैट आपके इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. तीसरा हमारे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन जनरली बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन इसमें जो चारों क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, 5 छोड़ी 6 के 6 क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके जो क्वेश्चन बैंक मैंने दिया हुआ है उसके अंदर कवर्ड है. तो ये पुराने क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसके अंदर. तो फटाफट से क्वेश्चन को कवर करते हैं. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट and after the agreement to sell under Indian contract. बेटा 7 and 8 of Indian contract of sales of goods का क्वेश्चन है. पेरिशिंग ऑफ गुड्स नाम से टॉपिक दिया हुआ है. पेरिशिंग ऑफ गुड्स में दो टॉपिक थे. एक पेरिशिंग जो सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले यानी कि एट द टाइम या बिफोर द सेल हो जाती है, और एक जो एग्रीमेंट होने के बाद लेकिन इससे पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो उसके बीच में होती है विदाउट द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर. तो दो केस हमने कवर किए थे. एक से जब गुड्स बेच रहे हैं उसी समय वो गुड्स पेरिश हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो ऐसे केस में एग्रीमेंट वर्ड होता है. एक हमने एग्रीमेंट कर तो लिया सर, इससे पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, वो एग्रीमेंट टू सेल सेल में बदलता, बीच में सेलर और बायर दोनों में से किसी की गलती नहीं है, लेकिन वो गुड्स क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए. तो कहीं ना कहीं सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी वाली फीलिंग आती है. तो 7 और 8 दोनों इसको कवर करते हैं. तो ये 7 और 8 बहुत डिटेल में मैंने सेल्स ऑफ गुड्स सेट के आपका जो चार्ट्स हैं उसके अंदर कवर किया हुआ है. आपको सिर्फ 7 और 8 क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं. तो अगर आप चार्ट से कवर कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज दिख रही होगी बेटा, लैंग्वेज में कहीं कमी नहीं है. जितनी लैंग्वेज आपको लिखनी होती है वो सारी की सारी लैंग्वेज इसके अंदर मैंने आपके लिए दी हुई है. कहाँ है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये रहा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ये रहा इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 का कंसेप्ट, इफेक्ट्स ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स. तो पहले पेरिशिंग ऑफ गुड्स क्या होती है मैंने एक्सप्लेन किया है. 7 पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, 8 पूरा एक्सप्लेन किया. तो 6 नंबर के हिसाब से सफिशिएंट कंटेंट है. एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. तो अगर आप इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर देखेंगे उसमें भी कोई नई बात नहीं है. पहले 7 एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा का पूरा, एंड देन इसके अंदर क्या किया हुआ है, सेक्शन 8 एक्सप्लेन किया हुआ है. सेक्शन 7 एंड 8 का कंसेप्ट है. स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई आपको इफ एंड बट नहीं करना है, एज इट इज क्या कर देना है, दोनों के दोनों सेक्शन जो एक्सप्लेन कर देने हैं. 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन है, 2 सेक्शन वो आपसे एक्सप्लेन करवा रहा है. देन अगला क्वेश्चन भी आप देखेंगे बड़ा थ्योरी क्वेश्चन है. व्हाट आर द इंप्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 17 एंड आल्सो स्टेट द इंप्लाइड वारंटी. सो ये क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में. सैंपल वाली कंडीशंस पूछ लेता है, उधर से इंप्लाइड वारंटीज पूछ देता है. दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं लेकिन दोनों जुड़ के आते हैं. तो पहले आप सैंपल वाली कंडीशंस पढ़ा देंगे. तो अगर मैं आपके चार्ट्स में जाऊं तो हमने कहा जी अगर आप आ जाए कंडीशंस एंड वारंटीज में, तो ये रहा आपका सेल बाय सैंपल, कंडीशंस इन सेल बाय सैंपल. ये 3 कंडीशंस हैं. ये कंडीशंस एक्सप्लेन करेंगे कि जो बल्क है सैंपल से मैच खाना चाहिए, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनेशन दी जानी चाहिए, और आपके इस बल्क में एज वेल एज सैंपल में कोई छुपे हुए डिफेक्ट्स
लेटेंट डिफेक्ट्स जो जनरली एग्जामिनेशन पे नहीं पकड़े जा सकते, ऐसे डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। और नेक्स्ट इसके अंदर बेटा को पूछ रहा है आपसे इंप्लाइड वारंटीज। तो इंप्लाइड वारंटीज में आएंगे तो इंप्लाइड वारंटीज क्या होती हैं, और इंप्लाइड वारंटीज टोटल 4 होती हैं। तो ये 4 इंप्लाइड वारंटीज अनडिस्टर्ब पोजीशन वाली, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस 14B और 14C, वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, एंड वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, ये आपको थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे, पहले उसने सेल बाय सैंपल वही 3 कंडीशंस बताई हुई हैं, और फिर वो इंप्लाइड वारंटीज के अंदर जो टोटल आपकी 4 इंप्लाइड वारंटीज हैं, वो 4 इंप्लाइड वारंटीज है। मैं आपको कंटेंट मैच इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि चार्ट के अंदर जो भाषा, अगर आप उतनी भाषा भी याद कर रहे हैं तो अच्छा खासा कंटेंट पेपर में लिखने के लिए आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी। अगला आइए 21 11 क्या कहता है, Shubhangi went to a jewelry shop and asked the sales girl to show her a diamond necklace with sapphire stones. The jeweler told her that we have a lot of designs of diamond necklace but with blue stones. If she chooses for herself any special design of diamond necklace with blue stones, they will replace the blue stones with sapphire stones. बेटा ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ये ना ये कह लीजिए रिंग, ये रिंग के नहीं आया था, बैंगल के हिसाब से आया था कि मेरे ख्याल से चांदी का बैंगल था, सोने का ऊपर पेंट करवाया था। जब आपने सोने का पेंट करवाया तो लुक अच्छी नहीं लगी, आपने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है कि आप एक नेकलेस लेने गए थे सफायर स्टोन लगे के साथ, जबकि आपको जो मिला उसके अंदर क्या लगे हुए थे, ब्लू स्टोन्स। तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हम इसके अंदर क्या लगवा देंगे, सफायर स्टोन लगवा देंगे, और इसके लिए क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज की जाएगी। शुभांगी सिलेक्टेड अ ब्यूटीफुल नेकलेस एंड पेड फॉर इट। She also paid extra cost for sapphire stones. The jeweler requested her to come back a week later for the delivery of that necklace. When she came after a week to take the delivery of necklace, she noticed that कि जो पहले मैंने sapphire stone लगे हुए थे, due to sapphire stones, the design of the necklace has been completely dissolved. तो जो आपने हेयर फेयर कराई कि इसकी जगह ये लगवा दो, उसकी वजह से नेकलेस अब अच्छा नहीं लग रहा। Now she wants to terminate the contract and thus asked the manager to give her money back, but he denied the same. Answer the following. हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर मैं आपको क्वेश्चन बैंक में आऊँ ना, ये क्वेश्चन बैंक में बेटा मुझे जहां तक याद है, ये मेरे क्वेश्चन बैंक में आपका पहला चैप्टर जो है उसका आखिरी क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन। हाँ जी, ये ना देखिए, अगर आप आएंगे अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो क्वेश्चन बैंक के अंदर पेज 128 के ऊपर सेम क्वेश्चन है। आपको बताया था ना बैंगल्स वाला क्वेश्चन है। तो अर्चिका करके एक बैंगल्स लेने गई थी, उनको डिजाइन पसंद आया लेकिन उनको वो पॉलिश पसंद नहीं है। इन्होंने पॉलिश अपने हिसाब से करवाई, पैसे दे के आए, पॉलिश होने के बाद उन्होंने कहा तो और बेकार लग रहा है। तो दोनों ही क्वेश्चन बेटा इस चीज के हैं कि ये जो एग्रीमेंट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सेल बना ही नहीं है, ये एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। प्रॉपर्टी इन गुड्स अभी भी पास ऑन होनी है। आपने अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जिसको डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं, उसके गुड्स मांगे हैं। वो गुड्स जब आपको मिलते हैं, आपको वैसे के वैसे पसंद नहीं आते हैं, तो ऐसे केस में क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स पास ऑन नहीं हुई है, आज भी प्रॉपर्टी किसकी है, सेलर की प्रॉपर्टी है, तो इन गुड्स के जो लॉस है वो कौन बियर करेगा, सेलर ही बियर करेगा। आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो ये स्टेट विद रीजंस वेदर शुभांगी कैन रिकवर द अमाउंट। यस, इस केस में रिकवर किया जा सकता है। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द ज्वेलर सेज दैट ही कैन चेंज द डिजाइन बट ही विल चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्या वो एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करके डिजाइन चेंज कर सकता है? नहीं, वो डिजाइन चेंज करे अपनी इच्छा से करे, लेकिन आप उसके लिए क्या नहीं देंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देंगे। तो ये आपका 4.3 पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि सेल क्या होती है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनती है, जब वो कंडीशन जिसके तहत, जो इस केस में पत्थर बदलना था, वो पूरी हो जाती है, तब सेल होता है। एंड बेस्ड ऑन द प्रोविजंस एंड द फैक्ट कि इस केस में आप कह सकते हैं कि सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, भले ही पेमेंट होगी। बात मैंने आपको बताई थी क्लास में, बेटा पेमेंट का आपका पेमेंट का और डिलीवरी का प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस केस में भी क्या नहीं हुई है, प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुई है। तो ऐसे केस में शुभांगी हैज द राइट टू अवॉइड द एग्रीमेंट टू सेल एंड रिकवर द प्राइस पेड। ठीक है जी। दूसरा केस, if the jeweler offers to bring the necklace in original position by repairing, he cannot charge extra cost from Shubhangi, even though he has to bear some expenses, he cannot charge it from Shubhangi। तो भले इस केस में आपको उन गुड्स को ठीक ठाक करने के लिए दोबारा कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, लेकिन वो बियर जो है सारा का सारा ज्वेलर को ही करना पड़ेगा। तो पुराना क्वेश्चन है बेटा, 2-3 बार आया हुआ है, मेरे क्वेश्चन बैंक में भी है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 12th क्वेश्चन, ये भी बेटा पहले आया हुआ है क्वेश्चन, ये आपका हाँ सेल ऑन सैंपल बेसिस का क्वेश्चन है, सॉरी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन है। That a wholesaler of premium basmati rice delivered on approval 100 bags of rice 10 kg each to the local retailer on the sale on returnable basis within a month of delivery। तो आपने 100 बैग 10 किलो एक के सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर जे ने एक रिटेलर को दिए हैं। द नेक्स्ट डे रिटेलर ने बेटा इसमें से 5 बैग आगे बेच दिए एक कस्टमर के को। के ने बताया इस रिटेलर को कि जो गुड्स आए हैं इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। के a week later K informed the retailer that the quality of rice was not as per the price। अब कर क्या रहा है बेटा, ये 100 के 100 बैग 5 जो कस्टमर को बेच बैठा था आगे से वापस आ गए, 95 जो इसके पास पड़े हैं ये सारे के सारे होलसेलर को वापस देना चाह रहा है कि मैं आपके गुड्स को अप्रूव नहीं करता। ये मैंने क्लास में भी आपको क्वेश्चन कराया था कि आपका गुड्स के अप्रूवल वाले केस में अप्रूवल दिया हुआ कब माना जाता है।
या तो आप बाय वर्ड्स अप्रूवल दो एक्सप्रेसली, या इंप्लाइडली आप कुछ गुड्स के साथ ऐसा करते हैं जो आपका अप्रूवल मान लिया जाए, या आप टाइम खत्म होने तक कोई जवाब नहीं देते हैं, उसके बाद भी गुड्स रख के बैठे रहते हैं, तो ऐसे केस में माना जाता है कि आपने अप्रूवल दे दी है, प्रॉपर्टी इन गुड्स आपको पास ऑन हो जाती है। अब यहां पर जो क्वेश्चन है बेटा, उसने 5 बैच आगे बेचे हैं, क्या 5 बैग आगे बेचने से सारे गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है? नहीं, उन 5 गुड्स की 5 बैग्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, तो ये वो 5 बैग तो वापस नहीं कर पाएगा, बट 95 बैग से वापस कर सकता है। तो ए रिटेलर नाउ वांट्स टू रिटर्न ऑल द बैग्स टू जे इंक्लूडिंग द 4 बैग्स नॉट यूज्ड बाय के। कैन द रिटेलर डू सो? Also briefly describe the provisions underlining the sale of goods act। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कौन सा प्रोविजन है ये बेटा? सेक्शन 24 है। तो अगर आप चार्ट्स में आएंगे तो हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था कि 24 इंपॉर्टेंट है, जहां पर क्वेश्चन आता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? 3 केसेस मैंने आपको बताए। ऐसे केस के अंदर हमने कहा जी इस केस के अंदर अगर आज 24 पहले पूरा एक्सप्लेन कर दिया, 3 केस के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। फिर आइए जरा कहानी के ऊपर। इन द गिवन केस J has delivered on approval 100 bags of rice of 10 kg each on sale or returnable basis within a month। Out of these 100 bags, the local retailer sold 5 bags, और ये 5 bags के मान लिया जाएगा कि आपने ये 5 बैग क्या कर लिए हैं? एक्सेप्ट कर लिए हैं। A week later, जो लोकल रिटेलर है उसके पास 5 बैग वापस आ गए। अकॉर्डिंग टू द अबव प्रोविजंस, द लोकल रिटेलर इज एंटाइटल्ड टू रिटर्न द 95 बैग्स। और जो 4 बैग शायद एक कस्टमर ने यूज कर लिया होगा, जो 4 बैग वापस आए हैं वो वापस नहीं किए जा सकते। एज पर क्लॉज 1 अबव, द लोकल रिटेलर हैज already sold those 5 bags, signifying that he has done an act which implies adopting the transaction relating to those 5 बैग। तो मुद्दे का मेन पॉइंट तो यही है बेटा, जो 5 बैग आपने बेच दिए हैं ये ऐसा माना जाएगा जैसे उन 5 बैग के लिए आपने कंसेंट दे दी है। क्योंकि उन 5 बैग के लिए आपने कंसेंट दे दिया तो उनकी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो गई है। अब क्योंकि प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो गई है तो आप इनको वापस नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाकी बचे हुए 95 बैग्स आप चाहें तो वापस कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन 12 था। अगेन आया हुआ क्वेश्चन है, पुराना रिपीट क्वेश्चन है। 13, Mrs. Kanchan went to a local rice and wheat shop and asked for 100 bags of basmati rice. The shopkeeper quoted a price of the same as 125 per bag, to which she agreed. Mrs. Kanchan insisted that she would like to see the sample of what would be provided to her by the shopkeeper before she agreed upon such purchase. But again sample का क्वेश्चन आ रहा है। The shopkeeper showed her a bowl of rice as sample. The सैंपल एक्जैक्टली कॉरेस्पॉन्डेड विद द एंटायर लॉट। तो जो उन्होंने जो सैंपल दिखाया उसके जैसा ही पूरा का पूरा लॉट अवेलेबल कराया। मिसेस कंचन एग्जामिन द सैंपल कैजुअली। मिसेस कंचन ने ढंग से सैंपल को क्या नहीं किया? एग्जामिन नहीं किया। विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट इवन दो द सैंपल वाज दैट ऑफ बासमती राइस बट इट कंटेन्ड अ मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स। The cook, on opening the bag, complained that the dish, if prepared with the rice, would not taste the same, as the quality of rice was not as per the requirement of the dish. Now, Mrs. Kanchan wants to file a suit for fraud against the seller, alleging him of selling a mix of goods of cheap quality rice. Will she be successful? What would be her answer in case Mrs. Kanchan specified her exact requirement as to land? बेटा रिपीट क्वेश्चन है, आया हुआ पेपर में कई बार क्वेश्चन। इसमें क्या है बेटा? 2 क्वेश्चन है, एक सेल बाय सैंपल, एक सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। सेल बाय सैंपल में कंडीशन क्या होती है कि बल्क कॉरेस्पॉन्ड करे सैंपल को, आपको एग्जामिनेशन का मौका दिया जाए और सैंपल में छुपा हुआ कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। यह तीनों बातें पूरी हो रही है बेटा। सैंपल में कोई छुपा हुआ डिफॉल्ट नहीं था, बड़े चावल और छोटा चावल देखा जा सकता था, ये तो अलग बात है। मिसेस कंचन ने ढंग से एग्जामिन नहीं किया। अब अगर उन्होंने एग्जामिन नहीं किया तो इसके लिए सेलर जिम्मेवार है? नहीं, इस केस में कुछ वापस नहीं हो सकता। लेकिन अगर उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताई थी एग्जैक्ट साइज ऑफ लेंथ की, तो बेटा ये डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल है। तो ऐसे केस में भले सैंपल से मैच खा रहा है, बट बायर सेलर की जिम्मेवारी बनती थी कि वो उनको उसी डिस्क्रिप्शन के गुड्स अवेलेबल कराए, उस साइज के गुड्स अवेलेबल कराए, उस साइज की राइस अवेलेबल कराए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो ये 15 का क्वेश्चन है, ये भी 15 का क्वेश्चन है। 15 2 कंसेप्ट कवर करता। अच्छा, पहला 17 का क्वेश्चन है और दूसरा हमारा 15 का क्वेश्चन है जहां डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल दोनों की बात की गई है। तो 17 तो बेटा ऑलरेडी हम पहले कवर कर चुके हैं। तो 2 क्वेश्चन एक ही आरटीपी में 2 क्वेश्चन किसके आए हैं? सेल बाय सैंपल के थ्योरी भी पूछ ली, क्वेश्चन नहीं बना दिया। दूसरा केस, इन केस एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताई है, तो ऐसे केस में इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में सेलर लायबल होगा। तो ये क्वेश्चन बेटा मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर भी है, सिमिलर क्वेश्चन वहां पर अगर आपने कवर किया हुआ है तो वहां भी आपको मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है पेपर के अंदर। ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन बेटा 14, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है पेपर के अंदर। रवि सोल्ड 500 bags of wheat to Tushar. Each bag contained 50 kilograms of wheat. Ravi sent 450 450 bags by road transport and Tushar himself took 50 bags. तो 500 बैग बेचे हैं, 450 बेटा वो ले गया है, 50 बैग बाय 50 बैग वो ले गया है, 450 रोड ट्रांसपोर्ट से भेजा जा रहा है।
बिफोर तुषार रिसीव्स डिलीवरी ऑफ 450 बैग्स सेंट बाय रोड ट्रांसपोर्ट ही बिकम्स बैंकरप्ट। इससे पहले वो डिलीवरी उसके तक पहुंच पाती बेटा वो बैंकरप्ट हो गया। रवि बीइंग स्टिल अनपेड स्टॉप्स द बैग इन ट्रांजिट। द ऑफिशियल रिसीवर ऑन तुषार्स इंसॉल्वेंसी क्लेम्स that the banks decide with the case with reference to period of Indian contract। तो बेटा आपके सेलर ने स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर लिया है क्योंकि आपका जो सामने वाला बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, और उस बायर क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया है उसका ऑफिशियल रिसीवर आपसे वो गुड्स मांग रहा है। क्या वो गुड्स देने के लिए आप जिम्मेवार हैं? द आंसर इज नो, उन गुड्स को देने के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैंने बिकॉज उनके ऊपर क्या किया हुआ है, अपना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया हुआ है। और किसी भी सेलर का ये अधिकार होता है कि अगर वो गुड्स ट्रांजिट में है, अभी बायर तक नहीं पहुंचे हैं, और उस दौरान आपका जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में वो उनके ऊपर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या समझाना है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला सेक्शन 50 इसके अंदर समझा दीजिए। पूरा का पूरा 50 अगर मैं बताऊं तो बेटा आप अगर चार्ट्स में आएंगे तो चार्ट्स में अगर आप 50 को रेफर करेंगे तो मैंने पूरा 50 डिटेल में चार्ट्स के अंदर कवर किया हुआ है। ये राइट ऑफ लीन, ये रीसेल, और ये रहा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है, कब कब एक्सरसाइज किया जा सकता है, ट्रांजिट कब तक चलती है, वो सारा कंसेप्ट हमने डिटेल में कवर किया था। तो 50 इसको बताएंगे कि हाँ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है इन द इंस्टेंट केस तुषार द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड 450 बैग्स आर स्टिल इन ट्रांजिट। Ravi, the seller, can stop the transit by giving a notice to Tushar. The official receiver of Tushar's insolvency cannot claim back। और official receiver exercise नहीं कर सकता, नहीं ले सकता है, क्योंकि ऐसे केस के अंदर क्लियर है कि आपका जो बायर सेलर है वो क्या कर रहा है, वो आपका अधिकार एक्सरसाइज, अपना जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार है वो एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है जी, ये बेटा आपका क्वेश्चन हो गया सेल्स ऑफ गुड साइड के। देन आ जाइए इंडियन पार्टनरशिप पे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड? थ्योरी क्वेश्चन है बेटा, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। अगर आप देखेंगे तो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड आपका जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन आपके साइड में एक्सप्लेन कर रखा है, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। अगर आप चार्ट्स में भी आएंगे तो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड बेटा हमने पूरा डिटेल में सेक्शन 7 के अंदर कवर किया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर जो पीरियड है वो मेंशन्ड होता है उसको पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड बुलाते हैं। ये बेटा आपका टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर का टॉपिक ये रहा। एज रिगार्ड टू ड्यूरेशन पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप ऑफ फिक्स पीरियड, तो ये कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है, 2 नंबर से ऊपर का नहीं है ये। ठीक है जी। देन व्हाट डू मीन बाय बट व्हेन कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? बेटा सेक्शन 38 का क्वेश्चन है कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म के लिए या एक पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यूइंग गारंटी देके आते हैं और बाद में उस पार्टनरशिप फर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो उसके पार्टनर हैं उनमें बदलाव आ जाता है, तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए आपकी जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक मान ली जाती है। 38 का कंसेप्ट है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, 2-3 बार पेपर में पहले भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कराया हुआ है। 2 नंबर से 3 नंबर तक का पेपर में आता है, या मुझे जो उम्मीद है ये 2-2 नंबर के आए हुए हैं, 3 पार्ट है, 6 क्वेश्चन नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं होगा ये। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी छोटा सा कंसेप्ट है, 2 नंबर के अंदर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? अगेन अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है गुडविल बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड नहीं है, बट उन्होंने आपके बुक के अंदर डिफाइन करके दिया है कि किसी भी कंपनी की वैल्यू ऑफ क्या होती है, रेपुटेशन होती है, जो जनरली मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, जो वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाएगी आने वाले सालों के अंदर। तो ये भी अगर आप याद करेंगे तो मैंने गुडविल वाला आपको जो प्रॉपर्टी वाला टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर गुडविल के ऊपर मैंने अलग से एक पैराग्राफ बनाकर आपको इसका आंसर दिया हुआ है। ये गुडविल का कंसेप्ट है, ये 2 नंबर के उन्होंने आपसे पूछा हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे चार्ट्स के अंदर, चार्ट नंबर 1.3 के अंदर। ठीक है जी, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू हमारा पार्टनरशिप का कंसेप्ट। ठीक है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन थे, कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होते हैं पेपर में। 16th क्वेश्चन देखें, PQR formed a partnership agreement to operate motor buses for on specific routes for a duration of 12 years. After operating the buses for 4 years, it was observed that the business incurred losses each year. Despite this, P is determined to continue the business for remaining period. Examining with reference to Indian Partnership Act, can P insist to continue business? If so, what options are available with QR? अच्छा, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। आपका डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है कि डिसोल्यूशन कैसे कैसे होती है। PQR है, 12 साल से बिजनेस कर रहे हैं और इसके अंदर लगातार पिछले 4 साल से लॉसेज आ रहे हैं। अब पी चलाना चाह रहा है, क्यू और आर बंद करना चाह रहे हैं। तो ऐसे केस में हमने कहा देखो वैसे तो पार्टनरशिप बंद होती है एज पर एग्रीमेंट या विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। एग्रीमेंट तुमने कुछ बताया नहीं तो हम मान नहीं सकते तुम में एग्रीमेंट है। पी कंसेंट दे नहीं रहा तो ऐसे केस में कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स तो नहीं हो सकता। लेकिन एक सेक्शन 44 है बेटा, जो ट्रिब्यूनल आपकी जो आपका जो कोर्ट है वो क्या करवा सकता है,
बंद करवा सकता है पार्टनरशिप। उसमें एक ग्राउंड है जहां हम कहते हैं जी अगर कोई पार्टनर कोर्ट चला जाए और जहां जाके ये प्रूव करे कि ये बिजनेस अदर देन इन लॉसेस नहीं रन किया जा सकता, यानी कि फ्यूचर में इसमें कभी प्रॉफिट नहीं आ सकते, तो ऐसे केस में कोर्ट बंद करवा सकता है फर्म को। तो एक लास्ट ऑप्शन ये बचा है कि क्यू और आर अगर कोर्ट में जाकर फ्यूचर में परपिचुअल लॉसेस वाला पॉइंट साबित कर दें तो उस केस में बंद कराया जा सकता है। तो भाई का दो क्वेश्चन है, क्या पी इंसिस्ट कर सकता है बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए? यस, पी वेरी मच विद इन अधिकार है, बिकॉज कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कंसेंट नहीं है सब ऐसे बंद करने का, तो पी तो कह सकता है मुझे बिजनेस करना है। क्यों और अगर नहीं चाहते तो उनके पास सोल्यूशन क्या है, जाए कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन डाल के इसके बंद करवा दे। तो ये बेटा सेक्शन 40 का कंसेप्ट, पहले आप 40 बताएंगे कि एज पर 40 कैसे बंद होता है, बाय एग्रीमेंट या विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। 44 में कोर्ट में जाकर आप सूट फाइल कर सकते हैं कि ये बिजनेस एक्सेप्ट फॉर लॉस इन फ्यूचर कैरी आउट नहीं किया जा सकता। और यहां पर आप दो क्वेश्चन के आंसर देंगे कि क्या पी इंसिस्ट कर सकता है, यस इंसिस्ट कर सकता है। और ऑप्शंस क्या है क्यू और आर के पास, या तो बेटा पी को मना लें, क्यू और आर तो क्योंकि मान नहीं बैठे हैं, पी भी अगर पी भी मान जाता है तो इच्छा अपने इच्छा से बंद कर दें, नहीं तो कहां चले जाएं, कोर्ट चले जाएं। और कोर्ट में जाकर ये नहीं दिखाना है कि आज तक लॉस हो रहा है, कोर्ट में जाकर ये साबित करना है कि ये बिजनेस आने वाले टाइम में भी अब प्रॉफिट में कैरी आउट नहीं हो सकता, लॉस ही होगा। तो ऐसे केस में कोर्ट इसे बंद करवा सकता है। ठीक है जी, ये तो बेटा 16th क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का 40 और 44 दोनों इसमें एक्सप्लेन करने हैं। With reference to the provisions of Indian Partnership Act, explain the various effects of insolvency of partner। बेटा थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो आप लास्ट में अगर आ जाएं तो 34 सेक्शन है जहां पर इंसॉल्वेंसी की क्या की गई है, बात की गई है। तो 34 में अगर आप देखेंगे तो मैंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंसॉल्वेंसी के केस में वैसे तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, लेकिन अगर पार्टनर्स चाहें तो उसको फ्यूचर में कंटिन्यू करा सकते हैं। वो इमीडिएटली वो पार्टनर जो है वो इमीडिएटली सीज कर जाएगा, उसी क्षण से वो आपका पार्टनर रहेगा, आप उसके काम के लिए जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे। और जिस दिन एडजुडिकेशन का ऑर्डर आया उस दिन जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो अलग कर ली जाएगी उसके ऑफिशियल रिसीवर को देने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स में दिया है ना आंसर आपको चार्ट्स के अंदर, सेम इसी तरह के अगर आप बुक उठाएंगे तो वहां भी एक कैसे बताया गया है, 5 पॉइंट्स के अंदर प्रॉपर ढंग के अंदर आंसर दिया गया। इंसॉल्वेंसी पार्टनर कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो सीज टू बी पार्टनर हो जाता है, नॉट लायबल होता है, नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर आफ्टर डेट ऑफ एडजुडिकेशन होता है। और जनरली ऐसे केस में जब इंसॉल्वेंसी होती है तो आपकी पार्टनरशिप फर्म उस समय क्या कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा इसके अंदर 17th क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ उन्होंने। 18th क्वेश्चन पे आइए, क्या कहता है कंसेप्ट, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म स्टाइल आरएस एंड कंपनी। तो एक पार्टनरशिप फर्म है, किस नाम से चल रही है, आरएस एंड कंपनी नाम से पार्टनरशिप फर्म चल रही है। गुणगोपाल अ रिनाउंड बिजनेसमैन इज देयर कॉमन फ्रेंड, राम इंट्रोड्यूस गोपाल टू सुंदर। तो उन्होंने राम ने क्या किया, गोपाल को इंट्रोड्यूस किया, गोपाल टू सुंदर a supplier of the firm as his newly joined partner। तो गोपाल renowned businessman is their common friend। राम ने गोपाल को बेटा इंट्रोड्यूस कर दिया सुंदर के सामने, कैसे कि ये इसके पार्टनर हैं, as his newly joined partner। गोपाल knowing that he is not a partner preferred to keep quiet on such introduction। और गोपाल ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप जब उसको बाकी पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहे थे उसने भी वो चुप खड़ा रहा। This information about Gopal being the partner of the firm was shared by Sundar with another businessman। अब लोग भुगतो बेटा, आपने उनके सामने चुप भी रह के प्रेजेंटेशन कर ली, उसने आगे जाकर किसको बता दिया, एक माधव नाम के व्यक्ति को बता दिया। नेक्स्ट डे सुंदर सप्लाइड रॉ मटेरियल्स ऑन क्रेडिट। सुंदर ने भी रॉ मटेरियल दे दिए एंड माधव लेंट ₹5 lakhs टू द फर्म फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट गोपाल इज द पार्टनर ऑफ द फर्म। ऑन द ड्यू डेट्स द फर्म फेल्ड टू डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटी टुवर्ड्स बोथ, advise Gopal whether he is liable to Sundar and Madhav for the aforesaid liability of the firm। क्या ये सुंदर और माधव के प्रति जिम्मेवारी उठाएगा। बेटा यहाँ ना डिफरेंस ये है कि आपने जो रिप्रेजेंटेशन दी है ना वो सुंदर को दी है, आपने रिप्रेजेंटेशन कभी माधव को नहीं दी कि आप पार्टनर हो। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है इसको आप पार्टनर बाय एस्टॉपल बाय होल्डिंग आउट बोलते हैं। इसमें ओनली टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो आप जिस व्यक्ति को आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो व्यक्ति यानी कि जो आपके शब्दों से आपके कंडक्ट से मानता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे एक्स को, वाई ने आपके मुंह से सुन लिया तो एक्स और वाई दोनों के प्रति लायबल हो। लेकिन आपने रिप्रेजेंटेशन एक्स को दिया और एक्स ने बाद में जाकर वाई को बता दिया, ये वाई को रिप्रेजेंटेशन आपने नहीं दिया है, तो ऐसे केस में आप एक्स के प्रति तो लायबल होंगे, वाई के प्रति लायबल नहीं होंगे। उन्होंने इसी टेक्निकल पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप देखेंगे तो हमने कहा जी गोपाल चुप खड़ा रहा सुंदर के सामने, सुंदर के प्रति तो लायबल है, बट सुंदर ने जाके आगे माधव को बता दिया, ऐसे केस में माधव के प्रति वो क्या नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। तो ये आपका कंसेप्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेक्शन 28 के हिसाब से। पहले पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एक्सप्लेन करें, कहानी बताएं और नीचे आ जाए बेटा नेम्स के कंक्लूजन के ऊपर। गोपाल इज नॉट लायबल टू माधव फॉर लायबिलिटीज इंकर्ड बाय हिम
Information of Gopal being a partner to firm was shared by Sundar, which is not falling within the ambit of doctrine of holding out. Hence, Gopal is liable to Sundar but not to Madhav for the liability of the firm. तो सुंदर जिसके सामने वो खुद चुप रहा था, उसको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दी, उसके लिए लायबल है, लेकिन माधव जिसको सुंदर ने बाद में बता दिया उसके प्रति लायबल नहीं है। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन था पार्टनरशिप एक्ट का। डन। पार्टनरशिप एक्ट का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बेटा थ्योरी क्वेश्चन पूछा हुआ, थ्योरी ही आती है हमेशा, कुछ समझाने वाला नहीं है। 4 फीचर्स पूछे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, म्यूचुअल एजेंसी, फॉरेन एलपी और आर्टिफिशियल पर्सन। एक्सप्लेन कर दो प्लीज, करके जाइएगा एलएलपी। मैंने बहुत अच्छे से मैराथन में और चार्ट्स में अवेलेबल कराया आपको। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है पेपर के अंदर। एन एलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। इट्स एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एट लॉ कंप्लायंस कोड बट आल्सो इट्स पार्टनर्स एंजॉय द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सब कुछ लिख के बेटा नेक्स्ट लास्ट में क्या पूछ रहे हैं, 4 आपसे फीचर्स पूछ रहे हैं, तो चारों फीचर्स आपको 2-2 3-3 लाइनों में क्या कर देने हैं, आप खुद समझते हैं। डेढ़ नंबर के हैं तो इस हिसाब से आपको उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, ये हो गया आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ज्यादा समझाने वाला नहीं है। कंपनी एड बेटा बहुत ही स्कोरिंग पेपर आता है, क्वेश्चंस देखिए बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो बीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड, तो एक कंपनी है बीसी, उसकी सब्सिडरी है केएल, आर होल्डिंग 90,000 एंड 70,000 शेयर्स रेस्पेक्टिवली इन पीक्यू लाइमन लिमिटेड। तो बीसी होल्ड करता है बेटा 90,000 और के होता है 70,000, और ये दोनों होल्ड करते हैं किसके अंदर, पीक्यू लिमिटेड के अंदर। पीक्यू लिमिटेड की टोटल कैपिटल कितनी है, 3 लाख शेयर। तो बस हो गया काम बेटा, 3 लाख में से 1.6 लाख कौन होल्ड कर रहा है, बीसी और केएल। और बीसी और केएल में रिश्ता क्या है, होल्डिंग है सब्सिडरी को, तो ये माना जाएगा बीसी अपनी केएल सब्सिडरी के थ्रू होल्ड कर रही है, तो बीसी किसकी होल्डिंग बन जाएगी, पीक्यू की होल्डिंग बन जाएगी। एडवाइस विद रेफरेंस टू पोजीशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेदर पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ बीसी लिमिटेड, यस इट इज अ सब्सिडरी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी एन आंसर इन केस पीकेएल प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 160। अगर ये 160 के 160 कौन होल्ड करता है, केएल ही होल्ड करता है, एंड नो शेयर्स आर हेल्ड बाय बीसी। तो ठीक बात है, कोई बात नहीं, पहले बीसी करता था प्लस केएल था, अब सारा का सारा कौन करता है, केएल। तो बेसिकली बेटा क्वेश्चन किस बात पर है, सब होल्डिंग टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। तो आप खुद या अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर जब मोर देन 1/2 होल्ड करते हो तो सामने वाले को सब्सिडरी बनाते हो। पहले केस में आप अपनी सब्सिडरी के साथ होल्ड कर रहे थे, दूसरे केस में आप नहीं होल्ड कर रहे, सिर्फ कौन होल्ड कर रहा है, सब्सिडरी होल्ड कर रही है, तो भी सामने वाली कंपनी आपकी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी बन जाएगी। तो कुछ नहीं करना बेटा, 2 क्लॉज 87 एक्सप्लेन करना है। पहले केस में भी ये सब्सिडरी है, दूसरे केस में भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज इस केस में भले 90,000 प्लस 70,000 नहीं करना, बट पूरा का पूरा 1,60,000 किसने होल्ड किया हुआ है, मेरी सब्सिडरी ने होल्ड किया हुआ है। और मेरी सब्सिडरी की होल्डिंग या मेरी सब्सिडरी की वहां पर जो इक्विटी है, मेरी सब्सिडरी की जो वहां पर कंट्रोल है, वो मेरा कंट्रोल माना जाता है। तो दोनों केसेस में मैं ऐसे क्या बुलाऊंगा, मैं उसको सामने वाले को अपनी सब्सिडरी बुलाऊंगा। 2 क्वेश्चन बेटा गवर्नमेंट कंपनी में पूछ डाले हैं। नरेंद्र मोटर वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ पेपर में। नरेंद्र मोटर लिमिटेड से गवर्नमेंट कंपनी Shah Auto Private Limited has having a share capital of 10 crore in form of 10 lakh shares for ₹100 each. नरेंद्र मोटर बेटा इस कंपनी के 5,05,000 शेयर होल्ड करता है। हो गया काम। तो बेटा 10 लाख शेयर में से एक गवर्नमेंट कंपनी 5,05,000 शेयर होल्ड कर रही है, तो कायदे से आप गवर्नमेंट कंपनी की क्या हो गए, सब्सिडरी हो गए। और जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होती है वो भी क्या मानी जाती है, गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। तो इस केस के अंदर सिर्फ कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करना है। गवर्नमेंट कंपनी बनने के 2 तरीके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करे, या आप गवर्नमेंट कंपनी की क्या बन जाए, सब्सिडरी बन जाए। इस केस में आप गवर्नमेंट कंपनी की क्या है, सब्सिडरी है, और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होने की वजह से आप भी क्या माने जाएंगे, गवर्नमेंट कंपनी माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन बेटा गवर्नमेंट कंपनी का है, यहां देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20% होल्ड करती है, लाइफ इंश्योरेंस 8% होल्ड करती है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 10% करती है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 10% करती है, और एबीसी 15% होल्ड करती है। बेसिकली वो पूछ क्या रहे हैं, क्या ये सब ऐड किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते बेटा, क्योंकि 51 सिर्फ किसको होल्ड करना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। या दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी गवर्नमेंट कंपनी की क्या बन जाए, सब्सिडरी बन जाए। इस केस में दोनों बातों को जोड़ नहीं सकते। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट गवर्नमेंट, एबीसी लिमिटेड इज नॉट गवर्नमेंट, तो मुझे सिर्फ गवर्नमेंट वाले जोड़ने हैं। गवर्नमेंट वाले जोड़े तो सर 20 + 10 और 10 ये सिर्फ कितने हैं,
40 है, ऐसे केस में से क्या नहीं बुलाया जा सकता है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं बुलाया जा सकता। ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आया हुआ है, जहां बेटा ये दोनों पॉइंट है ना, दोनों अलग अलग पॉइंट है, या तो गवर्नमेंट आप में 51% होल्ड करती हो या किसी गवर्नमेंट कंपनी के आप सब्सिडरी हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट 40 होल्ड करती है, गवर्नमेंट कंपनी 15 होल्ड करती है, दोनों को जोड़ दो और कहो जी लो जी 55 बन गया, नहीं नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को अकेले या तो 51 होल्ड करना है, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल स्टेट, वो मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, या दूसरा रास्ता अपनाओ कि गवर्नमेंट कंपनी की क्या बनो, सब्सिडरी बनो। तो इस पॉइंट पे क्वेश्चन है कि हमने कहा जी पहले डेफिनेशन बताएंगे, सब्सिडरी कंपनी बताएंगे, सब कुछ बताने के बाद कहेंगे जी इस केस के अंदर ये जो आपका 22 का क्वेश्चन है, इन द गिवन केस द टोटल शेयर होल्डिंग इज 40%, 20% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 10% तमिलनाडु की और 10% राजस्थान की। द होल्डिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दैट इज 8% एंड 15% amount to 23%, they cannot be taken into account into counting 51%। इससे काउंट नहीं किया जा सकता, और क्योंकि इनको नहीं गिना जा सकता तो ऐसे केस में तो 51% पूरा ही नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में फिर ये क्या नहीं माने जाएंगे, होल्डिंग सब्सिडी नहीं माने जाएंगे। ठीक है जी। और आखिरी के बेटा दो क्वेश्चन, आखिरी दो क्वेश्चन आए हैं हमारे नेगोशिएबल के। पहला क्वेश्चन बाउंसिंग ऑफ चेक का, बड़ा आसान क्वेश्चन है। Mr. Y issued a check of rupees 10,000 to Mr. Z, which was dishonored by bank because Y did not have enough funds in his account and he has no authority to overdraft। ओवरड्राफ्ट मिलता नहीं था, खाते में पैसे नहीं थे। एग्जामिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट whether Mr. Y is liable for dishonor of check, if yes what are the consequences। क्या इसके consequences रहेंगे बेटा, twice the amount of check और 2 साल तक की punishment मिल सकती है। What would your answer if Y issued a check for donation। इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा 138 में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी क्या होती थी, आप केवल उस चेक के डिसऑनर के लिए पनिशमेंट पाते हैं जो चेक आपने फॉर डिस्चार्ज ऑफ लीगल डेट दिया होता है। ये बात अलग है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने साफ बता दिया कि किस लिए दिया है, डोनेशन के लिए दिया है, तो डोनेशन के लिए दिया है फिर ये बाउंसिंग ऑफ चेक हो भी जाएगी तो इसके ऊपर 138 अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो दोनों बात इसमें बताएंगे, 138 पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए उसको। जैसे मैंने आपको चार्ट में एक्सप्लेन करके दिया बिल्कुल वैसे ही बताया हुआ है कि कोई मनी के लिए आपने अपने अकाउंट पे ड्रॉ किया है, इन पार्ट फॉर डेट और लायबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए किया है, बैंक वापस कर देता है, तो ऐसे केस में आप ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और 2 इयर्स तक के लिए पनिशमेंट होते हैं। इस केस में चेक का अमाउंट तो दिया हुआ है तो 20,000 तक का फाइन या 2 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। और सेकंड क्वेश्चन, अगर ये डोनेशन के लिए आया तो हमने कहा जी ऐसे केस में बिकॉज ये डिस्चार्ज ऑफ ए मॉरल ऑब्लिगेशन है, या कह लीजिए कोई इसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं हो रही है, तो ऐसे केस के अंदर फिर बाउंसिंग का सेक्शन इसके ऊपर नहीं लगेगा। और लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर दिया हुआ है 24, Reliable Limited, an Indian company, is a global leader in petrochemicals product. For the payment of sale price of machinery imported from Alex Manufacturing Limited, a USA-based company exporter, the Indian company drew a bill of exchange on Manish, a resident of Mumbai, who accepted the bill payable to the exporter in Los Angeles। तो बेटा इन्होंने सामान मंगवाया है बाहर से और ये अलेक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में एक बिल बना रही है, किसके ऊपर, ये बिल बना रही है एक इंडिया के व्यक्ति के ऊपर, मनीष के ऊपर, जो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये बिल पेबल कहां होगा, ये यूएसए के अंदर लॉस एंजलिस में पेबल होगा। Decide whether the bill of exchange is an inland instrument, assume that the bill of exchange was signed by the authorized person of ड्रॉयर कंपनी। तो कंपनी बेटा इंडिया की, बिल बन रहा है इंडिया में, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड है बेटा 11 में, 12 कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जो इनलैंड नहीं होता वो फॉरेन होता है। इनलैंड होता कौन सा है, एक इंस्ट्रूमेंट बेटा जो एक कंडीशन पूरी करे, बने इंडिया में, एंड साथ में दो में से कोई एक कंडीशन पूरी कर दे, या तो बने ड्रॉन हो ऑन अ पर्सन इन इंडिया या पेबल हो इन इंडिया। तो इस केस में अगर हम बात करें, बना तो इंडिया में नो डाउट, ड्रॉन है मनीष के ऊपर, मनीष कौन है, इंडिया के व्यक्ति हैं, तो होगी बेटा बात पूरी। भले इंडिया से बाहर पेबल है क्योंकि यहां बेटा एंड है, यहां और है, तो ड्रॉन इन इंडिया पूरा हो गया, एंड ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया पूरा हो गया, और पेबल इंडिया होना चाहिए वाली बात नहीं भी पूरी हो, चल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्या माना जाएगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो स्टेट फॉर बेटा क्वेश्चन किसका है, सेक्शन 11 का, जहां पर आप कहते हैं जी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में बना है, नॉन नेगोशिएबल कंडीशन बना है, इंडिया में होना चाहिए, उसके बाद भी पूरा नहीं होती बात, या तो ड्रॉन ऑन ए पर्सन यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर जो है वो इसका इंडिया में होना चाहिए, या इसका जो पेमेंट का प्लेस है वो कहां तय होना चाहिए, इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर होना चाहिए। ऐसे केस में फिर ये क्या बन जाता है, इनलैंड। हमने कहा जी इस केस में ड्रॉन इन इंडिया है, एक्सेप्टेड इन इंडिया है, भले पेएबल क्या है आउटसाइड इंडिया, द बिल ऑफ एक्सचेंज इन दिस केस इज एन inland instrument because it is drawn in India and accepted by a person resident in India even though it is payable outside India। तो ऐसे केस में क्या मान लिया जाएगा, it will be considered as a inland instrument। ठीक है जी, तो ये हो गया बेटा आपका पूरा का पूरा रिवीजन टेस्ट पेपर कंप्लीट। तो हमने 24 क्वेश्चन जो सारे के सारे आए, सारे एक्ट्स के हमने ये कंप्लीट कर लिए। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी, बने रहिएगा इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल के ऊपर। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।